ओके। सो ये आपका पूरा पार्ट रहेगा, इसी तरीके से आपका ये मॉक टेस्ट होने वाला है, राइट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसके लिए एलोकेटेड टाइम आपके सामने टाइमर चलता रहेगा, और इसी वे में चलेगा पूरा, आप इसको सॉल्व करते रहिए, राइट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं इसका 180% निकालता हूँ तो 100 नीचे आएगा, तो इसको, इस वाले पार्ट को अगर आप देखें तो 180% का मतलब क्या होता है, या तो इसको डबल करके इसमें से 20% माइनस कर दो, या तो सीधे सीधे क्या करो, अगर मैं इसको, और अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग ही निकालना होगा, अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ, मान के चलो इस 3 को जीरो रखता हूँ, और अपॉन में 100 कर देता हूँ, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको केवल 180 इंटू 225 को मल्टीप्लाई करना है, तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, और आपका 9 कैरी फॉरवर्ड होगा, 99, फिर 9 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर 45, तो ये आ जाएगा आपका 45,900। यहाँ से इसका 50% निकालना है, तो 50% 14,450 के आसपास आएगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो जीरो और 5 और आपका ये आपका 3, एंड दिस विल बी 0 and 6, तो 60,400 के आसपास की वैल्यू होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 सेकंड लगे ना, समझाने में भी मेरे को 10 सेकंड लगे हैं, आपको करने में और टाइम लगना चाहिए। इतना ही फास्ट आपका एग्जाम में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अटके हुए हैं, राइट। और आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एनालिसिस करनी है, राइट। तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आपको देखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में भी सॉल्व हो सकते हैं, कई ऐसे होंगे जिनमें 20 सेकंड लगेंगे, कई में 30 सेकंड। मैंने 45 सेकंड फिर भी मैक्सिमम टाइम दे रखा है कि इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। So 67% of 801 minus 231 is equal to x minus 23% of 790. सो अगर आपको अगर ध्यान हो, तो हमने क्या परसेंटेज जब पढ़ा था, तो 67% को 66.66% होता है, उसको टू थर्ड कर लेते हैं ना। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन में ही तो निकालना है, तो टू थर्ड इसका निकाल देते हैं, सीधे 67 से मल्टीप्लाई ना करके इसका टू थर्ड निकालें, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स देन 6 टाइम्स देन 7, डबल टाइम करेंगे तो 4 and 3 and 5। सो 534 में से 231 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 03, तो आपका 303 बचेगा, 303 बचेगा कि नहीं। तो इधर आपका आ गया 303 इज इक्वल टू एक्स माइनस। अब आप देखो, इसका 23% निकालना है। अगर इस 23, अगर इसको मैं 800 मान लेता हूं, तो ये 160 तो 20% के आसपास आएगा, और 1% की वैल्यू 7 है ना, 7.9 है, तो 8 मान लेते हैं, तो 15 और ऐड कर दें, तो ये 175 के आसपास और आएगा, राइट। अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। तो ये अगर 175 के आसपास आएगा, और इसमें से ये इधर जाके प्लस होगा, तो अगर ये 175 प्लस जाके होगा, तो 478 के आसपास आ रहा है ना आपका, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 478 के आसपास आ रहा है, तो 490 के आसपास का एक आंसर आ जाएगा आपका। अप्रोक्सीमेट ही तो किया है हमने, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। 23%, तीन, अच्छा 23% निकालना था, 3% निकालना था, तो और थोड़ा बड़ा ही ऐड करना होता, 24 के अराउंड ऐड 184 हो जाता, तो ये 488 आता, तो फिर भी मैंने अप्रोक्सीमेशन में तो इतना ही बनता। तो ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, ऐसे नहीं कि कलम पकड़ के घसीटने में लगे हुए हैं कि पता नहीं कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ये सारी वैल्यूज जो है, एग्जैक्ट वैल्यू में ही थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में टाइम नहीं लगता। अप्रोक्सीमेट करना आपको आना चाहिए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 63.5% ऑफ 89224.2 प्लस x% ऑफ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो मैं x% उसको रीड कर रहा हूँ और आगे की वैल्यू आपको दे रखी है, राइट? तो जल्दी से बताइए इसमें क्या अप्रोक्सीमेट आंसर हो सकता है। अब देखिए 62 पॉइंट, यहाँ पर क्या है 63.5 है। मेरे को इतना पता है कि भाई 62.5% मेरा 5/12 होता था कि नहीं, 5/8 होता था, सॉरी 5/8, क्योंकि 1/8 क्या होता है मेरा 12.5 होता है, तो 5/8 होगा। तो अगर मैं 8924 का 5/8 निकाल दूं डायरेक्टली, तो मेरा कुछ पार्ट जल्दी कैलकुलेशन में आएगा ना, तो जल्दी ही कैलकुलेशन में आएगा। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 1, और एक बचा आपका, तो फिर से आपका कितना होगा, एक बचा है ना, तो फिर से एक बार जाएगा और इतना आएगा। तो आप देखेंगे 5575 के आसपास की तो ये वैल्यू आ गई आपकी, राइट? अब इस, और ये कितना है आपका, ये वाला पार्ट है आपका, आई थिंक इसमें ना एक ऑप्शन अगर मैच नहीं कर रहा होगा, तो एक और ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ कि आप नन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ से ना डिलीट हुई थी जब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था। तो नन ऑफ दीज अगर आ रहा है आपका आंसर, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो देखो अगर मैं 5500 इसमें से माइनस करता हूँ, तो 1300 के आसपास की वैल्यू आएगी। और इसका 1300 कब आएगा, 1300 के आसपास, यहाँ पर 21% होना चाहिए था, एक वैल्यू 21% होना चाहिए था, राइट? तो 21% के आसपास की वैल्यू ये आने वाली है। आई होप आप लोग अगर कमेंट करके भी मुझे बताना चाहें तो बता सकते हैं, हाँ सर 20% के आसपास की वैल्यू आ रही थी, राइट? क्योंकि हमें केवल 5500 के आसपास यहाँ से मिला, और हमको टोटल कितना चाहिए, टोटल हमको 6800 चाहिए। तो इससे मुझे केवल कितना चाहिए, अब मैं आपको बता देता हूँ 1300। तो यहाँ एक सेकेंड, मैंने, अच्छा मैंने, एक सेकंड में आपको दोबारा से कर देता हूँ। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला पार्ट, तो इसको आपको 5/8 लिखना था। 5/8 लिख के अगर इसको आप डिवाइड करें, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में निकाल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया 1, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 5। तो मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है ये वाला पार्ट। अब मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस x%, तो x/100 इंटू 5324 इज इक्वल टू 6827 पॉइंट, और पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वाली वैल्यू में और इसमें जो डिफरेंस देखोगे आप, वो 1300 समथिंग आ रहा है आपका, या 1200 समथिंग आएगा, 1200 समथिंग। तो अब आप देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे को 12, अगर मेरे को इसका 1200 समथिंग चाहिए, राइट? तो इसका 1%, 10% जो होता है वो 532 है। तो अगर मेरे को इसका 3 टाइम्स भी मैं कर दूंगा, 30% भी कर दूंगा, तो मेरा 1500 की रेंज में आएगा ना। तो 30% से मेरा कम आंसर होना था। तो यहाँ पर ना 23-24% की एक वैल्यू थी जो डिलीट हो गई, राइट? वो उसके आसपास की वैल्यू इसमें ऐड हो जाती, तो वो आपका आंसर आ जाता। वो मेरे से एक ऑप्शन डिलीट हो गया था गलती से, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको मैंने स्क्वायर्स और रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उसी के पैटर्न पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लर्क में मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन में, राइट? तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट जरूर कर देना। हाँ, समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, आंसर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सर आप इतना फास्ट कैसे पढ़ा रहे हो या फिर ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप, अब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मेरी तरह फास्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। टाइम ओवर हो गया आपका। देखो यहाँ पर क्या करना था आपने, 42 का स्क्वायर करना था, तो 42 का डिफरेंस 50 के साथ लेना होता है, तो 8 आएगा, तो यहाँ पर लास्ट में 64 आना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, 25 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1764, और माइनस का क्या है, ये 324 है ना, माइनस का इज इक्वल टू क्या हो गया, 169 माइनस 139। तो ये आपके पास 30 के आसपास बचा, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये अपॉन अपॉन में वैल्यू दे रखी है, अपॉन एक्स इज इक्वल टू 30।
तो अगर आप इसमें से माइनस ये वाला पार्ट अगर आप माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा आपका 1440 अपॉन x इज इक्वल टू 30। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 48 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 48। तो आंसर 48 आना चाहिए, आंसर हो गया 48। हो गया कि नहीं हुआ? अगर समझ में नहीं आता है कोई चीज आप बताते रहना, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो अगर आप फास्ट फास्ट करें ना तो आप आराम से 30 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हैं क्लर्क के एग्जाम में, स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 में से 30 अटेम्प्ट हो सकते हैं अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो। जिस तरीके से मैंने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैलकुलेशन करना आपको बताया, वो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। So what approximate value will come in place of the question mark? डायरेक्टली बताना है। क्वेश्चन मार्क कहां पर है? यहाँ पर है, तो ये रूट में है, ये वैल्यू रूट एक्स। ये क्या है? रूट एक्स। इसकी वैल्यू बतानी है आपने। ये जितना भी ऐसा साइन बना हुआ वो सब रूट का साइन है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ओवर हो गया आपका टाइम, तो ये लास्ट में 5 है ना, तो 5 आना चाहिए, और ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो ये नियरेस्ट क्यूब स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 45 होगा, इनटू ये 16 होता है, प्लस इसका रूट निकालोगे तो इसको 400 लिख सकते हैं, तो ये 20 होता है, इनटू ये रूट एक्स होगा इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 34 इंटू 40। ये वाला पार्ट चल रहा है। किसी ने कुछ लिखा है? हमीदुल ने 5 आंसर लिखा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 16 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मेरे को क्या करना है? 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 से मल्टीप्लाई करना है तो आप आराम से इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, 80, 8 कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका, और 64,720 प्लस 20 इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 34 इंटू 40। अब देखो 20 तो दोनों में ही कॉमन दिख रहा है ना, तो 20 को कॉमन निकाल लें, तो 20 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 36 प्लस रूट एक्स। तो 20 से मैं सीधे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, और इसको भी 20 से डिवाइड कर दो तो ये 68 बनेगा। तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 32। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 32 का स्क्वायर क्या होता है? मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए था, 1024। और मैंने आपको बताया भी था 1000 तक की रेंज आपको याद होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ गए। इनमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। कैसे करना है? पहले साइन के थ्रू देखेंगे, नहीं तो फिर कैलकुलेट किया करेंगे रूट के थ्रू, रूट्स निकाल के चेक करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चंस को भी करना स्टार्ट करिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। आपका टाइम ओवर हो गया। सो इतना ही टाइम मिलता है आपको एग्जाम में। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सॉरी, ये आपका स्टार्ट हो गया था। हाँ, ये वाला पार्ट है। आपको जो टाइम मिलता है, ई ऑप्शन विजेता ने आंसर दिया था। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये वाला पार्ट है आपका माइनस, तो एक पॉजिटिव आएगा, और इसके आगे माइनस माइनस है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आएगा, और ये दोनों भी पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आएंगे। तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आपका क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा 45 है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस 14 है। तो माइनस में ये वैल्यू है, तो डेफिनेटली ये दोनों में ही माइनस रहा होगा, दोनों में माइनस रहा होगा। तो ये अब आपको ऐड करने से 14 आ रहा है, तो 14 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। इसको 9 इंटू 5 लिखें तो सीधे 9 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, और 14 बन भी रहा है, राइट? तो अब आप देखो 27। अब आप देखोगे कि अल्फा प्लस बीटा आपका 27 है, और अल्फा इंटू बीटा 182 है, तो लास्ट में मल्टीप्लीकेशन में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, और यहाँ 7 आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? 7 3 और 4 में ही तो हो सकता है।
कि अगर मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 13 इंटू 14 रहा होगा, तो 27 बन भी जाएगा, तो ये 13 रहेगा, ये 14। 13 इन दोनों से बड़ा है और 14 भी इन दोनों से बड़ा है, दैट मीन्स वाई आपका जो है वो है आपका बड़ा। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशंस आपने करनी है। तो आप लोग जो ई आंसर दे रहे थे वो गलत हो गया था, आपने चेक कर लिया ना क्यों गलत हुआ था? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ, ये अटक गया क्या कहीं? सो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करिए। सो आप लोगों को बहुत अच्छी स्पीड रखनी है, डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ जो एफर्ट करेगा एट द एंड वही जीतता है। और आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर वो देख ही लिया होगा, सोनिया का जो स्टोरी है, स्ट्रगल स्टोरी है, उसने 4 साल में पीओ क्लियर किया है, और हर बार उसके सारे एग्जाम क्लियर होते थे, इंटरव्यू तक भी गई थी कई बार, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। 4 साल का कंटिन्यूअस एफर्ट था। आप 1 साल में कर सकते हैं अगर उसने जो गलतियां की थी वो आप ना दोहराएं, राइट। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये इसको देख के साइन चेंज करेगा, ये दोनों के दोनों नेगेटिव में आने वाले हैं। दोनों के दोनों क्या आने वाले हैं? नेगेटिव में आने वाले हैं, तो वैल्यू तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब आप देखो कि ये वाला पार्ट 112 आ रहा है और ऐड होने के बाद 23, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 23 और ये 112 है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये अल्फा इंटू बीटा है आपके पास, और ये अल्फा प्लस बीटा है, तो 23 एडिशन आना चाहिए, दोनों के दोनों प्लस हैं, तभी तो यहाँ माइनस माइनस आ रहा है, दोनों के दोनों प्लस हैं। अब 112 क्या होता है? 112 को अगर आप ऐसे देखें कि अगर आप मल्टीप्लाई करें, 112 12 इंटू 8 होता है 112, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 16 इंटू 7 भी 112 होता है, राइट। 16 इंटू 7, तो इससे तो 22 आ रहा था, लेकिन 16 इंटू 7 से आपका क्या हो गया? 23 बन रहा है ना, राइट। तो यहाँ पर ये 16 होना चाहिए और ये 7 होना चाहिए। अब देखो ये 171 है और ये 28 है, तो 171 में सीधे 19 9 जा 177 171 होता था, और 19 और 9 आपका क्या होता है? 19 और 9 आपका क्या होता है? 28 होता है ना, तो ये 19 आएगा और एक ये 9 आएगा। अब आप देखिए, -16 जो होता है वो आपका बड़ा होता है -19 से, और -16 को आप -9 से करेंगे तो एक बार बड़ा आ रहा है, एक बार छोटा आ रहा है, और ये 7 इन दोनों से बड़ा होगा, बट ये छोटा भी हो गया बड़ा भी हो गया, तो रिलेशन क्या हो गया? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। तो रिलेशनशिप क्या हो गया? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक बुक है मेरे पास, मैं आपको बताता रहता हूँ कि दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की बैंकिंग के लिए, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं जो एसबीआई क्लर्क में आ रखे थे, उससे मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं, कुछ में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ में सेम रखा है। तो वहां से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए भी मैं उसकी हेल्प लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पेपर्स नहीं आते, और सारे स्टूडेंट जो बताते हैं वो टूटा फूटा बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था, वैसा क्वेश्चन आया था। तो बुक्स की हेल्प लेता हूँ, तो मैं वो दिशा पब्लिकेशन वाली बुक्स की हेल्प लेता हूँ, जिसमें आपके एग्जैक्ट पेपर्स सामने होते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका है 30 और ये है आपका 209, और ये आपका पॉजिटिव आएगा और ये आपका नेगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, और ये भी दोनों पॉजिटिव होंगे। अब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि भाई अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन 209 है, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है -30 है, तो ये दोनों के दोनों माइनस में रहे होंगे, तभी माइनस में वैल्यू ओवरऑल आ रही है। और यहाँ यहाँ पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो दो ही केसेस में हो सकती है, या तो प्लस या तो माइनस, माइनस होने चाहिए, माइनस है तो इसीलिए फैक्टर में अपोजिट साइन आता है, ये आपको मैंने बता रखा है, राइट। अब देखो यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए
कि दोनों को ऐड करने से लास्ट में तो 0 आ जाए और यहाँ पर 9 भी आना चाहिए, यहाँ पर 9 भी आना चाहिए। ऐड करने पर 0 आ रहा है और 9 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, तो ऐसा क्या पार्ट है? तो वो तो 9 into 1 ही तो हो सकता है, 9 into 1 ही तो हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एक लास्ट में 1 आना चाहिए, 9 आना चाहिए और 1 + 9 आना चाहिए, तो ये 11 और 19 हो सकता है। तो ये आपका एक 11 आ रहा है और एक 19 आ रहा है, क्योंकि आप 11 into 19 करोगे तो यही वैल्यू आती है, राइट? तो 30 आ भी जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब आपके ये वाला पार्ट आ गया। अब 198 है, 198। अब यहाँ पर अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यू देखोगे तो देखो 2 का मल्टीप्लीकेशन साथ में करना है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, 2 into 11 से ये डिवाइड होता है ना। 11 से डिवाइड कितनी बार होता है ये? 11 से डिवाइड होता है ये 18 टाइम्स, 1 और 8। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 2, ये भी लिख सकते हैं, राइट? अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है आपके पास, वो -40 आ रहा है, तो दोनों माइनस में ही रहे होंगे। अब आप देखिए इसके नीचे एक तो 2 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी रूट आएगा ना उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मैंने कल आपको सिखाया था। और यहाँ पर 40 लेके आना है, तो फिर से आप क्या करेंगे कि ऐड करें दोनों यूनिट डिजिट को तो लास्ट में 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो दोनों का 6 आना चाहिए। तो 4 और 6 हो सकता है ना, 4 और 6 हो सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है कि भाई 24 into 16 रहा हो, राइट? 24 into 16 रहा हो, या फिर कुछ ऐसा जो लास्ट में आपको 6 दे, राइट? राइट, लास्ट में जो आपको 6 दे। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि ये अगर मैं और ये भी हो सकता है कि 8 और 2 वाला पार्ट भी रहा हो, 8 और 2 वाला। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 22 बना लूं और ये 18 बना लूं, तो 22 और 18 जो है ना वो 40 भी बना रहे हैं और लास्ट में 6 भी देगा, तो डेफिनेटली यही यही आएगा। तो ये 22 हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, 18। बट 2 से डिवाइड होना था, तो ये आपका 11 आना था और ये आपका 9 आना था। तो ये यहाँ पर इसके बराबर है, बड़ा है, और ये दोनों से बड़ा है। तो x क्या हो गया, या तो इसके बराबर था या तो बड़ा था। तो या तो बराबर था या तो बड़ा था, तो आपका बी ऑप्शन आना चाहिए था, राइट? तो एक आंसर आया भी था, बी ऑप्शन, वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ऐसे ही आपको सारे एग्जाम्स देने हैं, इसी यही स्पीड आपकी रिदम मेंटेन होगी एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जल्दी से बताइए, करके रखिए आप आंसर। सो देखिए यहाँ पर जो पार्ट है वो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों, कि देखिए एक तो ये वाला पार्ट प्लस आएगा और ये वाला पार्ट भी प्लस रहेगा, राइट? और ये वाला पार्ट ये माइनस आएगा और ये भी माइनस। तो ये माइनस माइनस तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, छोटा ही होगा ना। तो माइनस माइनस छोटा होगा, तो सीधा इसको बिना कैलकुलेट किए आंसर कर सकते थे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो साइन का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, तो कई बार साइन से ही सीधा क्वेश्चन आपका सही हो जाता है और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर x² - 45x - 144 = 0 एंड y² + 55y + 156x is equal to 0। तो सबसे पहले आपको साइन देखना चाहिए। अगर साइन देखे तो एक पॉजिटिव आएगा, और ये नेगेटिव, इसके सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, और ये आपका डेफिनेटली नेगेटिव बन जाएगा। इसके साथ में सामने पॉजिटिव है ना, तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव। आपका रंग कलर चेंज करता है या फिर उसकी नेचर बदलती है, तो दोनों नेगेटिव आएंगे। तो अब आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर आपका 144 आ रहा है और ये 45 है, और वो भी, तो ये अल्फा इंटू बीटा, और वो माइनस का आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा आपका -45 आ रहा है, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी रही होगी।
तो माइनस वाली वैल्यू डेफिनेटली 45 से भी बड़ी होगी। तो ऐसा कोई नंबर है 45 से बड़ा जो इसको डिवाइड करता हो? तो 48 से डिवाइड करें तो 3, तो आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 48 प्लस का आएगा और नेगेटिव का 3 आएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, बट अल्फा इंटू बीटा दोनों में 156 आ रहा है, और ये वाला पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका 55 बना रहा है, राइट। तो अब आपको देखना है कि भाई यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि लास्ट में 2 और 3 आना चाहिए, तो ऐड करके भी आपका 5 बन सकता है, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। अदरवाइज और किसी पार्ट में मेरे को ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो आप अगर इसको 12 से डिवाइड करके देखें, इसको 12 से डिवाइड करके देखें, तो 12 से ये एक बार डिवाइड होगा और 3 बचेगा 13 बार, तो ये 156 हो रहा है। तो अब आप देखिए 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 4 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 12 ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 12 को इंटू, राइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर 55 बना रहा है ना, तो ये 52 प्लस 3 बन सकता है, तो एक आएगा 52 और एक आएगा 3, राइट। 52 आएगा और एक आएगा 3, आपका बन गया ना। तो 52 और 3 से 55 हो गया, तो देखो ये दोनों से बड़ा है, और ये इससे बड़ा है, इसके बराबर है, तो एक बार बराबर आ रहा है, तो एक्स आपका या तो बराबर है या तो बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो आई होप आप में से किसी ने आंसर दिया हो बी, बट किसी ने दिया नहीं, एक्स बड़ा आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आपके ये वाले क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड लीडिंग बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो अगर आपने ये आपका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा हुआ है, तो मेरे पुराने वीडियोस सर्च कर लें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाय महिपाल सर, आपको मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी बाय महिपाल सर आपको मिल जाएगा, वहां से देख लें, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, बट आपको देखना तो पड़ेगा ही। तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसमें मैं आपको एक ही रूल बताऊंगा जिससे आपका ज्यादातर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आपसे नहीं हो रहा होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कई बार ऐसा होता है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा होता तो नहीं भी होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जैसे मान के चलो 3 चीजें हैं, तो 3 थिंग्स को आप 3 फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हैं, अगर वो सारी की सारी अलग अलग हैं। और अगर 4 चीजें हैं अलग अलग, तो आप 4 फैक्टोरियल वेज में, मतलब क्या होता है 4 फैक्टोरियल का, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ये आपको समझ में आना चाहिए कि n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज इन अ स्ट्रेट लाइन इन n डिफरेंट n फैक्टोरियल वेज, राइट। अगर वो सारी की सारी अलग हैं, अगर उनमें से कुछ एक जैसी हैं, अगर मान के चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ए बी सी है, राइट। अगर यहाँ पर अगर आपके पास ए बी सी ना देख के मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि इसको A1 लिख देता हूं मैं, इसको A1, इसको A2, इसको A3, तो इसके जो 6 अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग, ये क्या हो सकते हैं कि A3 आगे आ जाए, A2 इधर आ जाए, या फिर आपका मैं कहूँ कि A2 आगे आए, A1 और A3 बने, फिर A2 एज इट इज रहे, A3 A1 बने, या फिर A3 आगे आ जाए, A1 और A2 बने, और A3 आगे रहे और A2 और A1 आए, राइट। ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ आपसे।
अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये सब अलग अलग हैं, तो 3 फैक्टोरियल वेज अरेंजमेंट बन रहे हैं, 6 अलग अलग हैं। अब मैं कहूं कि भाई A1 और A2 ना ये ट्विंस हैं, ये एक जैसे दिखते हैं, तो इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर ये दोनों एक जैसे हो गए तो मान के चलो ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, तो ये अलग, ये कट जाएगा ना, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, हर दो अरेंजमेंट ना एक जैसे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप मान के चलो A1 और A2 में आप डिफरेंशिएट ना कर पाए तो हर दो अरेंजमेंट एक जैसे हो जाएंगे। और कौन से दो? ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, और ये दोनों एक जैसे दिखेंगे। तो अब तो 3 ही अरेंजमेंट रह गए ना। इसका मतलब क्या होता है, जब चीजें, जितनी चीजें आपकी सेम सेम हो जाए ना, उतने ही फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर दो। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 1 into 2 2 होता है, तो बचा क्या? 3। इतना पार्ट आपको यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए था। बाकी मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, इतना ही पार्ट इसमें जरूरत है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन सच ए वे दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई 4 लड़के 4 लड़कियां हैं, तो वो उनको लाइन में कैसे अरेंज कर सकते हैं कि सारी की सारी लड़कियां एक साथ आए? ऐसा ही क्वेश्चन है ना कि वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो वहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? सारी लड़कियां एक साथ आए, ऑल द गर्ल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो जिनको साथ में रखना है ना, उनको हमेशा एक जगह पुट कर लो। जैसे यहाँ पर वॉवल्स कौन कौन से हैं? ई और ए और आई, ये 3 वॉवल हैं। इनको आप रस्सी से बांध दो, इनको रस्सी से बांध दिया और ये इसी रस्सी के अंदर रहेंगे, ये खुल के बाहर नहीं आ सकते। तो ये रस्सी से बंध गए तो ये एक का ही काम करेंगे, तो इनको हम सिंगल यूनिट मानते हैं, इनको 1 काउंट करेंगे। इन क्योंकि इनको हमेशा साथ में रहना है, तो इनको बांध दिया गया तभी ये साथ में रहेंगे, नहीं खुल जाएंगे तो बिखर जाएंगे ना इधर उधर। तो अब आपके पास क्या हो गया? अब बचा क्या? एल बचा, फिर डी बचा, फिर एन बचा, फिर जी बचा। अब जो ये अलग अलग है ना, इनको तो अलग अलग काउंट करेंगे आप, अलग अलग काउंट करेंगे। तो अलग अलग काउंट करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट क्या होगा? ये 4 हो गए और ये 5। तो 5 अगर चीजों को आपको, 5 चीजों को अगर अरेंज करना हो तो 5 फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता? 5 फैक्टोरियल होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? तो ये 5 अलग अलग चीजें हैं, 5 अलग अलग चीजें हैं, तो इनको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं इनटू। अब देखो इनको आपस में बाहर तो नहीं निकालना, लेकिन ये आपस में अंदर ही अंदर अरेंज हो सकते हैं। आपस में अरेंज अंदर ही अंदर, कि ए इधर आ जाए और आई इधर आ जाए, कि आप अंदर ही अंदर आपस में तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, कि ई आई ए हो जाए, या फिर आपका ए आगे आ जाए, ई बाद में, और आई ऐसे हो जाए। तो ये आपस में अंदर ही अंदर सफल करते रहेंगे। तो ये ऐसे 3 फ्रेंड हैं जो आपस में ही एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशन। तो ये एक्सचेंज 3 आपस में कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। समझ में आ रहा होगा आपको? 3 फैक्टोरियल वेज में इनका आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6। 120 into 6 क्या होगा? 720। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी एक साथ वाली वैल्यूज आए। बाकी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो है ना, वो एक बार देख लेना। 5 फैक्टोरियल ऐसे आएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके 2 और 3 और 4 और 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 120 होता है। तो आप वैल्यू याद कर लो। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल आपका 720 होगा, और 7 फैक्टोरियल आपका 5040। इतना याद रहेगा तो बहुत है। कैसे आ रहा है कि भाई, अगर मैं, मेरे को 3 फैक्टोरियल याद है ना, 6, तो मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ जाता है, 4 फैक्टोरियल, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 फैक्टोरियल आ जाता है। 5 फैक्टोरियल में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है। ऐसे ही तो बन रहा है, राइट? तो ये याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए याद रहेगा तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला एक क्वेश्चन किया था रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये। Eight liters are drawn from a flask
containing milk and then filled with water, the operation is performed 3 more times. The ratio of the quantity of milk left and the total solution is this 81 upon how much milk the flask initially holds. देखिए, इसके लिए मैंने आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला क्या था कि फॉर्मूला था कि यहाँ पर हम रिमेनिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी। और रिमेनिंग क्वांटिटी कौन सी होती है? जो बार बार रिड्यूस हो रही होती है, जो बार बार क्वांटिटी रिड्यूस हो रही होती है उसकी रिमेनिंग क्वांटिटी निकल के आती है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? इनिशियल क्वांटिटी। और इनिशियल क्वांटिटी किसकी? जैसे यहाँ पर जो भी ये रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका इनिशियल क्वांटिटी कितना था? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू, रिड्यूसिंग वैल्यू। और इसमें 1 माइनस एक्स अपॉन में टोटल सॉल्यूशन लिखते हैं, और टोटल सॉल्यूशन इनिशियल सॉल्यूशन कितना था ये लिखते हैं। और ये वाला पार्ट हम कितनी बार हुआ ये, और एक्स क्या है आपके पास? हाउ मच वी आर टेकिंग वन टाइम। वन टाइम में हम कितना निकाल रहे हैं, वन टाइम में हम कितना निकाल रहे हैं, कितना क्वांटिटी निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम 8 लीटर निकाल रहे हैं ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि 8 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क। और इस फ्लास्क में कितना मिल्क था मुझे नहीं पता ना, तो मैं मान के चलूंगा कि इनिशियली मेरे पास फ्लास्क में एक्स मिल्क था। तो भाई यहाँ पर अब ये जो फ्लास्क है, ये जो फ्लास्क है इसमें पूरे में मिल्क था। अब इसमें से क्या कर रहे हैं? मिल्क बाहर निकाल रहे हैं और इसको वाटर से भर रहे हैं, तो मिल्क रिड्यूस होगा ना। तो बचा हुआ मिल्क कितना होगा? तो हम रिड्यूस्ड मिल्क को अगर मैं y मान लेता हूँ, तो ये y की जो वैल्यू आएगी, सॉरी इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ। तो देखो y की जो वैल्यू आएगी, y की जो रिड्यूसिंग क्वांटिटी को मैंने y मान लिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? इनिशियल क्वांटिटी मिल्क कितना था? x था, राइट। और 1 माइनस 8 अपॉन, और इन क्योंकि टोटल क्वांटिटी मिल्क का भी पूरे के पूरे कंटेनर में मिल्क ही था, तो यहाँ पर भी वही सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। और ये ऐसा कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था। ऐसा कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ था, राइट। यही तो कह रहा है वो। अब आप देखिए कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये रिड्यूस्ड मिल्क है, तो या फिर लेफ्ट मिल्क है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? लेफ्ट मिल्क एंड टोटल सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट मिल्क अपॉन टोटल सॉल्यूशन। तो लेफ्ट मिल्क और टोटल सॉल्यूशन का जो रेशियो है वो 81 अपॉन 625 दे रखा है आपको। लेफ्ट मिल्क का रेशियो 81 अपॉन 625 दे रखा है, लेफ्ट मिल्क अपॉन टोटल सॉल्यूशन जो भी इनिशियल था। तो इनिशियल टोटल सॉल्यूशन कितना था आपका? एक्स था, तो हमने ये माना हुआ है। तो नीचे तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स, और ये क्या आएगा आपके पास? एक्स इंटू 1 माइनस 8 अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो एक्स से एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है? ये वाला पार्ट आपको क्लियर है? समझ में आ रही है सारी चीजें? तो यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन, लेफ्ट मिल्क एंड टोटल सॉल्यूशन, लेफ्ट मिल्क होना चाहिए, हाँ 81 है। लेफ्ट मिल्क 81 बचा और टोटल सॉल्यूशन 625 था। तो आपका अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 81 अपॉन 625, 81 अपॉन 625। अब इसका क्यूब रूट तो नहीं निकलता, 27 अपॉन ये तो 125 होना चाहिए था, पास से ये कट भी नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें ये वाला रेशियो कुछ गड़बड़ दे रखा है, क्योंकि हमारे पास क्या होता, 1/8x अपॉन इसका क्यूब रूट निकालते, तो 81/625। तो इनका क्यूब रूट तो नहीं निकलता। इनका क्यूब रूट क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये आपका 3 का पावर 4 है और ये 625 है, इनका क्यूब रूट नहीं निकलता। 9/25, हाँ क्यूब रूट निकलेगा ना, बोल रहा है कि
द ऑपरेशन इज परफॉर्म, अच्छा 3 मोर टाइम्स है, सॉरी ये 4 पावर आएगा। देखो ध्यान से देखो, 8 liter was drawn in a flask X containing then filled with water and the operation is performed 3 more times, that means ये 4 बार हो गया भाई। और मैंने भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा और आपने भी नहीं पढ़ा, ये छोटी छोटी गलतियां मत करना। फोर्थ रूट, अब फोर्थ रूट निकलेगा तो क्या निकलेगा, 3/5 निकलेगा। निकल के आया कि नहीं निकल के आया, समझ में आ रहा है अब आप देखिए कि -8/3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस, ये अपॉन में x है, -2/5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट आपका 4 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20। आंसर क्या आ गया, 20। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एक लाइन भी अगर गलत पढ़ ली तो पूरा टाइम तो खराब होता ही है, नेगेटिव में नंबर भी जाते हैं, नेगेटिव में नंबर भी जाते हैं और टाइम भी खराब होता है। और दूसरे क्वेश्चन में भी दिमाग यही रहता है, यार वहां पर सही क्यों नहीं हुआ, और अगले वाला क्वेश्चन में भी डाउट आ जाता है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स पढ़ लिया, इस मोर को एस्केप कर दिया तो मैं 3 पावर लगा रहा था। 3 मोर टाइम्स मतलब एक बार पहले हो चुका था, 3 बार और हुआ, तो टोटल मिला के 4 बार हो गया था। ये क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ, एसबीआई नहीं, एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था। आप देख लेना मेंस में, ये एज इट इज उठा के देखना, आप गूगल पर कॉपी करोगे ना तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। है क्या क्वेश्चन में, 10 आपका 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ये इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 10-10 सेकंड लगा लो 4 लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए एग्जाम में हैं, आप कॉपी पेस्ट करके देख लेना। जैसे मैंने बोला है कि दिशा पब्लिकेशन की बुक से मैंने कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू चेंज कर दी है, कुछ मैंने एज इट इज ले लिए हैं, राइट, वहां से मैंने ये लिया था। क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो जाता है तो हमारे पास और कोई सोर्स नहीं होता, तो किसी न किसी बुक को फॉलो करना पड़ता है कि, और बुक वाले क्या करते हैं, बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को एग्जाम में बिठाते हैं या फिर कहीं से क्वेश्चंस वो याद करके आ जाते हैं और उनको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं कि इस पैटर्न पर आया था, तो वो वहां से हमें बुक से हेल्प मिल जाती है एग्जैक्ट पेपर। Without stopping, the speed of the train is 120 and with stopping, speed of the train is 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्टॉप टाइम ऑफ द ट्रेन, राइट। तो ऐसे मान के चलो, क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसको ये क्वेश्चन आता है वो 10 सेकंड में कर देगा। 10 सेकंड में कैसे कर देगा, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक तो ट्रिक रट लेते हैं लोग कि 120 किलोमीटर मतलब बिना स्टॉप किए उसका एवरेज स्पीड था, और स्टॉप करने के बाद 80 किलोमीटर बच गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 40, और ये 40 इसका कितना टाइम्स है, 40 इनिशियल का कितना है, 1/3 है, तो 1/3 इंटू 60 मिनट। 60 मिनट क्यों, क्योंकि ये पर आवर दे रखा है और ये भी पर आवर दे रखा है, तो हर घंटे में कितना रुक रही है वो सीधे सीधे निकाल लेते हैं, 20 मिनट। तो 1/3 ऑफ 60 निकालने में 10 सेकेंड ही तो लगते, लेकिन नहीं होता है, सॉरी 10 सेकंड लगते और 20 मिनट आपका आंसर आता, तो आंसर भी आ जाता। तो इस क्वेश्चन का मतलब एक बार आप समझ लो कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान के चलो एक ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है और यहाँ से यहाँ तक 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, और लगातार चलती है तो 120 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाती है, एक एक घंटा लेती है। लेकिन वो क्या करती है कि रुक रुक के, एक स्टेशन आया कुछ देर रुक गई, एक दूसरा स्टेशन आया कुछ देर रुक गई, तो ऐसे मिला के 1 घंटे में केवल 80 किलोमीटर चल पाती है। यहीं यहीं तक यहीं तक पहुंच पाती है, इस स्टेशन तक रुक रुक के जाती है तो केवल इस स्टेशन तक ही पहुंच पाती है। तो रुक रुक के जाने का मतलब क्या है कि जब वो चलती है तब तो उसकी स्पीड 120 ही होती है, लेकिन जहां जहां रुक रही है वहां तो 0 स्पीड होती है ना, राइट। तो अगर लगातार चलती तो 80 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगता, तो हम कहते लगातार। अब कौन सा टाइम में वो रुक गई, जितने टाइम में वो 40 किलोमीटर चल सकती थी उतना टाइम उसने रेस्ट कर लिया या स्टेशन पर रुक गई, तो 40 किलोमीटर चलने में एक्चुअल में कितना टाइम लगता, 1/3 आवर। तो 1/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करके मतलब वो है हर घंटे में जितने भी स्टॉपेज ले रही है उस उन पर मिला के 20 मिनट वो रुक के चल रही है, अगर रुक रुक के चलती है, विद स्टॉपिंग चलती है तो। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, गूगल करोगे मिल जाएगा।
तो मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। मैंने इधर उधर से एक ही साल से नहीं उठाए सारे क्वेश्चन, यहाँ से पिक कर लिया, ऐसे पिक कर लिया, ये सब उस बुक से मैंने पिक कर लिया, सो दैट आपको एक्चुअल में एग्जाम वाला पैटर्न मिले। और क्लर्क लेवल ही उठाया मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने पीओ लेवल उठाया हो, एग्जैक्ट वाला है। तो इतना पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, मैंने आपका टाइमर नहीं चलाया था इसमें, बट अब तक तो आपका आंसर आ भी गया होगा। पूरे दिन ना क्लासेस लेता हूँ मैं, लिखते लिखते मेरा हाथ थक जाता है, दर्द होने लगता है। तो आपको लग रहा होगा सर हाथ के साथ क्या खेलते रहते हैं, बट इसको मैं ऐसे इसीलिए हिलाता रहता हूँ, मेरी कोई आदत में नहीं है वो। सो देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड हिज फादर। सो अगर हम कहें कि सन और फादर प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो अगर मैं ये कहूं कि ये 1 है तो ये 5 है, राइट। एंड दैट ऑफ मदर, मदर और फादर का जो पार्ट है, मदर और फादर का जो पार्ट है वो है 4:5। तो अब आप ध्यान से देखो कि फादर और फादर दोनों का 5 और 5 यूनिट है, तो हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ना, कि सन और फादर और मदर का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:4:5। यही तो होगा, राइट। अब आप देखिए, आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन टू दैट ऑफ हिज मदर बिकम्स 3:10। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो देखिए अब आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो यहाँ पर देखो, आफ्टर 2 year द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन टू दैट ऑफ हिज मदर इज 3। तो देखो सन और मदर का जो रेशियो आ गया, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये 5 होगा इधर और ये 4 होगा, राइट। तो ये सन और मदर का जो रेशियो है वो है आपका 1:4, राइट। 1:4 है। अब यही 2 साल के बाद सन और मदर का रेशियो क्या हो जा रहा है, 3:10। तो देखो यहाँ पर जो गैप है आपका, ये तो 3 यूनिट का है, और यहाँ पर गैप है आपका 7 यूनिट का। तो सन और मदर के बीच में जो गैप रहेगा वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस रेशियो बिकम 7:28, और ये वाला रेशियो बन जाएगा आपका 9:30। तो देखो यहाँ पर भी 21 का गैप हो गया, यहाँ पर भी 21 का गैप हो गया। अब ये 2 साल में बढ़ रहा है, तो देखो 2 साल में 2 यूनिट बढ़ा और 2 साल में 2 यूनिट बढ़ा, तो सब कुछ मैच कर रहा है। तो 2 यूनिट का मतलब 2 साल है, 2 years आफ्टर बोल रहे हैं ना, आफ्टर 2 years। तो 2 यूनिट का मतलब 2 years, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 year हो गया ना। तो देखो मदर का एज कितना है, 30। मदर का एज कितना है, 30। और ये मदर का एज 30 कब आ रहा है, 2 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितना रहा होगा, 28। तो तो 1 साल का मतलब 1 है ना, तो प्रेजेंट में 28, तो 28 की वैल्यू जो है वो, अगर मैंने इस वाले पार्ट को अब क्या किया है, 7 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 35 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देखो, 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, 28 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 35 होगा कि नहीं होगा, राइट। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, सही सबका आंसर आया था कि नहीं आया था, किसी का आंसर मैच किया कि नहीं किया, बताइए, किसी का भी आंसर मैच किया। नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है आप लोगों में। प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो आपका 35 आएगा, अगर मदर का पूछा होता तो 28 आता। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। अच्छा ये 2 बार है क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन करिए। अ बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज होम एट स्पीड 4। अच्छा हमीदुल का आंसर मैच किया था। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। अ बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज होम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। इफ इन टोटल he took 5 hours in going and coming back, the distance between his house and school, स्कूल और हाउस में टोटल डिस्टेंस कितना है? जाते टाइम आपका क्या स्पीड आ रहा है, ध्यान से देखो 4 किलोमीटर, और एक बार आपका स्पीड है 6 किलोमीटर, ये तो स्पीड्स हैं। और टोटल टाइम लेकर लग रहा है आपको, टोटल टाइम लग रहा है आपको 5 आवर्स। आप सॉल्व कर लो। तो ओरली हो जा रहा है ये क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अंतरा ने आंसर दिया 10। 10 कैसे हो सकता है अंतरा? आप सीधे सीधे ऐसे देखो ना कि 4 से जो भी डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है, तो D/4 प्लस D/6, टोटल मिला के 5 आवर्स लग रहे हैं ना उसमें। यही तो बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर से चल रहा है, और फिर दोबारा में 6 किलोमीटर से चल रहा है, तो टोटल मिला के 5 घंटे लग रहे हैं। डी का वैल्यू आप 12 पुट करो यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 घंटे लगेंगे, 12 से ही 2 घंटे लगेंगे, तो आएगा नहीं 5। इतना आसान, मतलब 10-10 सेकंड के क्वेश्चन में आप इतना सोचते हैं ना, इतना सोचते हैं ना कि बस पूछो मत। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिक्स क्लियर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, बट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बड़े आराम से कर लेंगे। ये व्हाट इज दी है, ये फर्स्ट नहीं है, ये इज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स? सारे के सारे जो चिल्ड्रन सेलेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे गर्ल्स हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? राइट? तो आउट ऑफ द 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, टोटल मिला के कितने हैं? टोटल मिला के 5 और 3 8 हैं। टोटल मिला के कितने हैं? 5 और 3 8। तो देखो सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, सिलेक्शन के लिए आपको ना ये यूज नहीं करना है 5C3 और ऐसा कुछ यूज मत करो। मैं सीधे कह रहा हूँ 4 लोग। टोटल टोटल कितने हैं? टोटल 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो टोटल मिला के 8 है। टोटल मिला के 8 है, राइट? टोटल मिला के 8 है। अब कह रहा है कि उनमें से केवल 4 चिल्ड्रन को चुना गया, और वो चारों के चारों गर्ल्स होंगी। तो गर्ल्स कितनी है टोटल मिला के? गर्ल्स हैं आपके पास 5, राइट? तो आपको क्या करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, राइट? पहला दूसरा तीसरा चौथा, और फिर आप यहाँ पर फिर से करोगे पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इन 5 लड़कियों में से कोई भी आए तो वो 5 में, फिर इन बची 4 में से कोई एक आएगी, फिर बची 3 में से कोई एक आएगी, फिर बची 2 में से कोई एक आएगी, और टोटल कितने हैं आपके? 8 है ना। तो फिर ये 8 × 7 × 6 × 4, ऐसे ही तो होगा। तो देखो आप 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, ये वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? 5/56 आ रहा है। So what is the probability that selected children are girls? 4 children are randomly selected for a quiz. तो 5/56 होना चाहिए था, 5/56। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, और सिलेक्शन के लिए NCR यूज करते हैं। तो 5 लड़कियों में से चारों लड़कियां आए तभी तो प्रोबेबिलिटी प्रूफ होगी, और ये 8 में से ये चारों आए तब प्रोबेबिलिटी होगी। 8 में से कोई 4, क्योंकि 8 है ना, 5 और 3 मिला के 8, 8 में से कोई 4 आ जाए
तो अब 5c, अब अगर आपने एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, राइट। तो अब आपके पास 5c4 का मतलब क्या होता है, 5c4 का मतलब 5 ही होता है, और 5c4 को अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5c4 तो 1 फैक्टोरियल, ऐसे आता 1 फैक्टोरियल। और उसको सॉल्व करते तो आपके पास यही आंसर आने वाला है 5/56, जो कि नन ऑफ दीज होगा, राइट। समझ में आ रहा है? हाँ, ई आंसर आया, निकिता ने सही दिया था आंसर। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये क्लर्क मेंस में पूछा गया था एक बार, 2 साल पहले या 3 साल पहले क्लर्क मेंस में आ चुका है ये। तो मैं सारे टॉपिक रैंडमली करवा रहा हूं आपको कि ऐसा कुछ पेपर आपको मिल सकता है। सो आपका टाइम ओवर हो गया है। तो बोल रहा है राम इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन डेट एंड इक्विटी फंड इन द रेशियो ऑफ 4:5। At the end of 1 year, he earned a total of dividend of 30% on his investment. After 1 year, he reinvested the amount, including the dividend. डिविडेंड क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? कुछ डिविडेंड क्या होता है? अगर मैं मार्केट में कुछ पैसा लगाता हूँ, उसके ऊपर जो मुझे प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। मान के चलो आपने 10,000 रुपए ब्याज पर दे दिए, तो उससे जो ब्याज मिलेगा वो प्रॉफिट है, वही डिविडेंड होता है। तब मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसका टर्म हो जाता है डिविडेंड। तो मान के चलो मैंने इस मार्केट में पहले 400 रुपए और इधर या 40 रुपए और 50 रुपए लगाए, मैंने टोटल मिला के, इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने कहा कि पहले स्टार्टिंग में मैंने 40 रुपए और 50 रुपए लगाए, ठीक है। 40-50 मैंने क्यों बोला, क्योंकि 30% निकालना आसान हो जाएगा, अदरवाइज 4 और 5 भी बोल सकता था, उसी रेशियो में ही बोल रहा हूँ। तो इस पर मेरे को 30% का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल मैंने मार्केट में कितना पैसा लगाया था, 90 रुपीज, और इस पर 30% कितना हो गया इसका, 90 का 30%, 10% 9 होता है, तो 3 गुना करेंगे तो 27 रुपए और आपको प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पर जो टोटल इसको मिल गया, अब टोटल कितना हो गया इसका, 90 रुपीज पर 27 रुपए प्रॉफिट हो गया था, तो 117 रुपए हो गए। अब इस 117 रुपए को इसने क्या किया है, 117 रुपए को इसने 6:7 के रेशियो में दोबारा से आपका डेट क्या है, डेट और इक्विटी में फिर से इन्वेस्ट किया है। और किस रेशियो में है, 6:7। तो अगर ये 6 यूनिट है और ये 7 यूनिट है, तो टोटल मिला के 13 यूनिट हो गया, 13 यूनिट हो गया ना। अब 13 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 117। तो यहां से 1 यूनिट कितना आएगा आपका, 1 यूनिट आएगा 9। तो डेट में इसने 54 लगाया और यहाँ पर इसने 63 लगाया। अब देखो आपको क्या दे रखा है, इफ द अमाउंट री इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड इज दिस, राइट। तो अगर इक्विटी फंड में इतना अमाउंट लगाया था, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड इन डेट फंड, मतलब ये 40 यूनिट की बात कर रहा है। डेट तो यही था ना, और ये इक्विटी था, D/E। तो ये 63 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 94,500। तो 9 से कट कर लो 7 बार, 9 से कट कर लो 105 बार, और 7 से कट कर लो तो ये हो गया 1500। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ रहा है 1500, और यहाँ पर डेट में कितना लगाया था, 40 यूनिट, तो 1500 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 60,000 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 60,000। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, राइट। समझने, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। ये मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में ही पूछा गया है। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले सारे याद कर लेना, कि मेंसुरेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान आता है, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो वो तो फिर आपका छूट ही जाएगा। तो मेंसुरेशन कभी छोड़ने वाली चीज नहीं होती है।
मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई छोड़ने वाला नहीं होता है, क्योंकि इनमें तो शॉर्ट शॉर्ट नंबर होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में फिर भी सॉल्व करने में टाइम लगता है। पिज्जा खाया है, एक स्लाइस का एरिया पूछ रहा है आपसे। राइट। तो ये क्वेश्चन तो मेरी वाइफ भी बहुत आराम से कर देगी, क्योंकि स्लाइस का आइडिया उसको है बड़े आराम से। राइट। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ उसने, वो इंग्लिश में मास्टर्स है, लेकिन वो इस क्वेश्चन को तो आपसे जल्दी कर देगी। राइट। तो चलिए, सो कह रहा है स्लाइस a slice from a circular pizza of diameter 21 inches is cut in such a way that each slice of pizza has a central angle 40. Right? Central angle क्या है? 40 है। अब what is the area of each slice? तो मान के चलो जो पूरा पिज्जा होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है आपका वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। अब यहाँ पर ये 21 इंचेस क्या है? डायमीटर है, तो रेडियस इसका हाफ होता है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 20/7 इंटू 21 इंटू 21/2/2। राइट। तो ये तो पूरे पिज्जा का एरिया आ गया जो उसने खाया था। वो कह रहा है कि एक स्लाइस, वो क्या कह रहा है? एक स्लाइस, और एक स्लाइस कितना होता है? 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 डिग्री का एंगल। और पूरा सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अपॉन 40, तो ये उसका कौन सा पार्ट है? 1/9 पार्ट है। तो इसको 9 पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है, एक स्लाइस का आ जाएगा। तो वही करना था आपको। देखो 7 से ये 3 बार कट गया, और ये 2 से आपका 11 बार कट गया। राइट। अब इसको 9 से अगर इसका 1/9 पार्ट निकालना है, तो आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो जो चीजें बची हुई हैं, तो इसको आप यहाँ से कट कर लो 3 बार, और 3 से इसको फिर से 7 बार, तो 7 यहाँ और 11 यहाँ बच गया। तो 77 और 2 बचा था यहाँ पर अपॉन में, तो 38.5 हो गया। राइट। तो 40 डिग्री का अगर एक स्लाइस बनेगा तो 9 स्लाइस आएंगे। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन हो जाता है आपका। अब आपका रॉन्ग नंबर सीरीज वाला पार्ट है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी आप पढ़े हुए हैं, और अगर आपने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी कई सारी क्लासेस में रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ा है। लेटेस्ट में जो एसबीआई क्लर्क के लिए कोर्स, क्रैश कोर्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप थोड़ा लॉजिकली उसको सॉल्व करेंगे तो। बोल रहा है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज: 10, 12, 21, 146, 195, 924, 1045। ओके। ओ सॉरी, एक आंसर ऑलरेडी आ चुका है, 10 आया है हमीदुल का आंसर। वेरी गुड। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 2 इंक्रीज हुआ था, और फिर यहाँ पर ये 9 इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर ये बहुत बड़ा नंबर इंक्रीज हो गया। तो ये बहुत बड़ा नंबर क्या दिख रहा है मेरे को? 124 दिख रहा है ना? 125 दिख रहा है, जबकि 125 दिख रहा है, 125। फिर ये वाला पार्ट आपका कितना इंक्रीज हुआ है? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 49 का स्क्वायर, 49 दिख रहा है। तो देखो 125 और 49 से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। राइट। अब यहाँ पर जो पार्ट आएगा, ये 7 का स्क्वायर था या 9 का क्यूब? 9 का क्यूब 729, तो 729 ऐड कर दो इसमें तो ये आएगा। फिर आपके पास 9 का क्यूब, तो अब 11 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि दो दो का बढ़ रहा है, तो ये 121 का गैप है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर जो 125, 49 ये सब तो ठीक आ रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फिर ये 2 का क्यूब, ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए था? ये 5 का क्यूब आया, तो यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए था, तो 9 का 3 का स्क्वायर भी आ गया। अब यहाँ पर 1 का क्यूब आना चाहिए था, 1 का क्यूब आना चाहिए था,
तो ये 10 की जगह पर कुछ और होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 11। 11 से ये 12 हो जाता, बाकी सब तो बन रहा है। तो ये 10 आपका रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करिए। क्यूब और स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारे 2016 से लेके 2019 तक के पेपर्स आप देखेंगे ना, उसमें ऐसे रॉन्ग नंबर सीरीज, नॉर्मल सीरीज के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। Find the wrong term in the following number series: 524, 309, 185, 122, 96, 88। ओके, तो यहाँ पर भी आपको अगर दिख रहा हो तो बड़ा आसान सा मुझे लग रहा है ये पार्ट। आसान क्यों लग रहा है? यहाँ पर देखो, ये जो गैप है वो 8 का दिख रहा है मुझे, और ये जो गैप है मुझे दिख रहा है 26 का। 26 है ना? 22 और 4, हाँ, ये वाला पार्ट। और यहाँ से ये वाला गैप देखो, तो ये वाला गैप अगर आप देखोगे तो 185 से माइनस कितना हुआ ये? तो माइनस हुआ आपका ये 22, 63 माइनस होते हुए दिख रहा है मुझे। 63 माइनस हुआ है, राइट? 63 माइनस हुआ है। और फिर अगर यहाँ से अगर आप देखें तो इन दोनों में जो माइनस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर 26 है ये, तो ये यहाँ पर आपको 124 दिख रहा होगा, 124। और यहाँ पर माइनस होते हुए दिख रहा होगा तो आपको 215 दिख रहा होगा, राइट? तो अब आप देखो 215 को क्या लिख सकते हो? 6³ - 1, और ये क्या है? 5³ - 1, और ये क्या है? 4³ - 1, ये क्या है? 3³ - 1, और ये क्या है? ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 2³ - 1। तो यहाँ पर 7 का गैप होना चाहिए था। अगर 7 का गैप होता तो यहाँ 89 आता। नहीं, ये आपका कितना है गैप है? यहाँ पर 88 लिखा हुआ है ना। 2³ - 1 चल रहा है ना, 7 का गैप होना चाहिए था। 7 का गैप होता तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका 89 आता, 89 आता। तो एक तो ये गलत हो गया आपका। अब लेकिन आगे भी तो 1³ - 1 होना चाहिए था, तो वापस से 89 आना चाहिए था। एक ये मिस प्रिंट है आपका, राइट? तो यहाँ पर 89, यहाँ पर 89 दो बार होना चाहिए था। ये तो आप 89 को मार्क कर दो, 87 नहीं होगा। इस वाले पार्ट को हटा दो आप, इस वाले पार्ट को, यहाँ पर भी 89 होना चाहिए था। ये एक छोटा सा मिस्टेक था, क्योंकि 1³ - 1, तो ये कई बार टाइपिंग में हो जाता है। तो इसको आप चेक कर लेना यहाँ पर, बाकी आपको टर्म समझ में आ गया होगा। अब आया है 22, 535, 486, 702, 7677, 741। ये भी अजीब सा ही है कुछ, फिर भी चेक कर सकते हैं हम। कैसे चेक करेंगे वो भी बताता हूँ आपको। अगर आप इन दोनों का ही गैप देखें तो इसमें 23, और ये यहाँ इन दोनों में जो गैप दिख रहा है मुझे 64 दिख रहा है। और इन दोनों में जो गैप दिख रहा है वो आप बताइए कितना है? 125 है क्या? इन दोनों में जो गैप है वो 125 दिख रहा है, हाँ। और ये 216 का गैप दिख रहा है, 216। आप 216 ऐड करें तो एकदम सही बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये 343 दिख रहा होगा आपको। तो फिर ये यहाँ पर आपका होना चाहिए 512। तो 512 को अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो 5, ये वाला पार्ट आना चाहिए था। 343 को ऐड कर रहे हैं तो आप सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड। 125, 216, 343, नहीं 343 नहीं, ये तो 49 का गैप है। एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ।
तो अब आप यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 49 का गैप है, 49 का गैप है, 7 का स्क्वायर का गैप है, फिर ये क्यूब था। और यहाँ पर जो गैप दिख रहा है मुझे, ये वाला जो गैप है ये भी आपका कुछ ऐसे ही है, 7, तो ये 4 क्यूब है। ये आपका क्या था, 4 क्यूब था, ये 27, ये 27 है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने कुछ तो मिस्टेक कर दी होगी। तो यहाँ पर जो गैप दिख रहा है आपको, ये 4 क्यूब दिख रहा है ना, ये आपका बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये इंक्रीज कितना हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है ये 64, 4 का क्यूब इंक्रीज हुआ है। और ये वाला पार्ट इंक्रीज हुआ है, और ये वाला पार्ट आपका डिक्रीज हुआ है। कितना, 3 का क्यूब है क्या ये, डिक्रीज कितना हो गया आपका, 5 का स्क्वायर डिक्रीज हुआ है, 25 माइनस हुआ है। और ये जो इंक्रीज हुआ है, ये आप अगर आप देखेंगे तो ये 216 इंक्रीज हुआ है। फिर माइनस जो हो रहा है वो 49 हो रहा है, और प्लस जो होगा वो आपका 512। तो 512 प्लस करने से यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो इसमें ऐड करने से 535 आ जाना चाहिए था, क्योंकि 535 में -49 कर रहे हैं तो यही आता है। तो दैट मीन्स हमारा जो गलत है वो ये वाला पार्ट है। यहाँ पर 23 होता तो हमारा आंसर सही आता। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो एक बार क्यूब, देन स्क्वायर, देन क्यूब, और प्लस माइनस की रेंज में चल रहा है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज आपको दिख गया होगा। अब आपके सामने क्या है, एक दो पाई चार्ट दे रखे हैं, एक ग्रेजुएट लेवल उसका टोटल दे रखा है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल उसका टोटल दे रखा है, राइट। तो डीआई मैंने बहुत डिफिकल्ट वाला नहीं लिया है, क्योंकि कई बार डीआई बड़ा आसान आ जाता है प्री में, तो मैंने आसान वाला पार्ट इस बार ले लिया है। तो इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। What is the total number of students studying at post graduate and graduate level in institute S? तो एस इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएट 13% है और यहाँ पर 12% है, तो इसका 12% निकालना पड़ेगा आपको, और इसका 13% निकालना पड़ेगा। जो भी आपका आंसर आता है आप बता भी सकते हैं, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, इसका अगर मेरे को 13% निकालना है, इसका 13%, तो 10% तो आपको सीधे सीधे पता है ना कि इसका 10% कितना है, 2540 है कि नहीं है। इसका 10% 2540, 10%। अगर 13% निकालना है तो 25.4 होगा, तो ये 75 के आसपास आना चाहिए, ये 75 के आसपास आना चाहिए, राइट। तो 13% हमारा, क्योंकि 25.4 है तो 76 मान लो, एटलीस्ट 76 मान लो, मान लेते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, इसमें ये डबल जीरो आएगा, जीरो आएगा, एक सेकेंड, इसको इरेज करना पड़ेगा, मैंने 2 जीरो पर ध्यान नहीं दिया है। 2 जीरो पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर डबल डबल जीरो है। तो 10% कितना होगा, 2540, ये 10% होगा, राइट। और 254 क्या होगा, ये 1% होगा। तो इसका 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो आएगा आपका वो 6 हो जाएगा, राइट। और एक कैरी फॉरवर्ड है, ये 7, तो यहाँ पर 2 और 0, और ये 3 और ये 33302 आ जाएगा। और इधर वाला पार्ट 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 12 72 आपका 7 कैरी फॉरवर्ड, 96 और 7 310 कैरी फॉरवर्ड, 12 और 10 आपका 22। तो आप 3302 को ऐड करेंगे तो लास्ट में 34 आना चाहिए। तो 34 आंसर एक ही वाले पार्ट में है, वो आपका ये वाला पार्ट है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। What is the nearest ratio between the number of students studying at postgraduate and graduate level in institute R? नियरेस्ट निकालना है। सो इंस्टीट्यूट आर में यहाँ पर 11% है, तो देखो 11 इंटू 254, तो 20 परसेंटेज का 100 नीचे आएगा, और यहाँ पर 20 आएगा इस 2।
और ऐसे यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, इंस्टीट्यूट आर में कौन सा, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। तो ये तो मैंने ग्रेजुएट निकाल दिया, पोस्ट ग्रेजुएट पहले पूछ रहा है, तो इसको इरेज करके पोस्ट ग्रेजुएट का बात पहले कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, आर इंस्टीट्यूट में 13% है, और 13% आपका 13 इंटू 186 होगा, राइट। और इधर जो आर में है ये 11% है, और ये 11 इंटू 256 होगा, 254 होगा। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आया। तो अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो इसको एक बार आप डिवाइड करके देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये 93 होगा, 2 से डिवाइड करें तो 1 और 2 और आपका ये 127 आएगा। अब किसी से डिवाइड होता है क्या, अब तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, राइट। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे देखो कि अगर मैं इसको 13 से, इस वाले पार्ट को अगर मैं 92 मान लेता हूँ और इस वाले पार्ट को मैं 128 कर लेता हूँ, इधर एक बढ़ा लिया इधर एक, तो 4 से इसको भी कट किया जा सकता है 32, और 4 से कट किया जा सकता है 23, और इसको 2 बार कट किया जा सकता है, तो ये आ रहा है 26, और इसको भी 16 बार कट किया जा सकता है। तो 13:16 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो 13:16 का अगर हमारे पास ये वाला पार्ट हम ये निकालें, रेशियो निकालें, रेशियो में डेसिमल में निकाल दो आप, रेशियो डेसिमल में निकालो। तो अगर मैं 130 को डिवाइड करता हूँ 16 से, तो 16 एट जा क्या होता है आपका, 16 एट जा होता है 128, तो 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 8 पॉइंट समथिंग कहाँ पर आएगा, ये वाला तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो 1 पॉइंट समथिंग देगा, और 8 पॉइंट समथिंग इसमें, 8 पॉइंट समथिंग इसमें आएगा, इसमें इसमें भी 8 पॉइंट समथिंग आएगा। नियरेस्ट पूछ रहा है, तो एक बार ना इसको एग्जैक्टली फिर डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास होता नहीं है। इसको 120, 2 से कट करके 127 कर लिया था इस टू, और यहाँ पर था 13 इंटू क्या था आपका, ओ सॉरी, एक सेकेंड, दोबारा से इरेज करते हैं। 13 इंटू यहाँ पर था 186, और ये था आपका 11 इंटू 254, 2 से कट हो गया था 127, और ये 2 से कट हो रहा था 93। तो अब आप ये कह रहे थे कि 13 इंटू 93 को अगर 11 इंटू 127 से डिवाइड करना पड़े तो क्या होगा। तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करके देखता हूँ, ये वाला पार्ट आपके पास आएगा 1.2 लिख लेते हैं इसको। और अगर 13 से मैं इसको 10 बार डिवाइड कर लूं, और 13 से इसको 7 बार, तो ये वाला जो पार्ट आएगा आपका 84 हो गया ना, 84। तो 0.84 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो 0.3 को जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.75 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये एग्जैक्ट 0.8 होता है, तो यही होना चाहिए फिर, यही 8.4 होगा ना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो जब भी कोई नियरेस्ट वाला होता है ना, एक तो ये नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है, ये नन ऑफ दीज आंसर कभी भी नियरेस्ट वाले में नहीं होगा, और ऑप्शंस में भी नहीं गिवन होता है। एग्जाम में नियरेस्ट वैल्यू में कभी भी नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होता, क्योंकि नियरेस्ट तो वो किसी के भी हो सकता है, मैंने तो रखा हुआ है यहाँ पर, बट ये होना नहीं चाहिए था। तो 6:7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हमीदुल और ये जो एक ए आंसर दिया था कई लोगों ने, वो एकदम सही था। हाँ, व्हाट इज द नियरेस्ट रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट वी एंड ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट टी। ओके, ये भी नियरेस्ट पूछ रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वी इंस्टीट्यूट, तो पोस्ट ग्रेजुएट ये है, और वी इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका, 20%। तो 20 इंटू 186 इज 2, और यहाँ पर कौन सा है ग्रेजुएट में टी, तो टी कौन सा है आपका, टी है 18% वाला, तो 18% किसका है, 254 का है, राइट। तो पहले तो हम इसको 4 से कट कर लें 5 बार, और ये 2 से 9 बार, और ये 2 से आपका कट गया 127 टाइम्स। और किसी से कट हो सकता है तो कट कर लेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये 3 से कट हो रहा है, 3 से कट कितनी बार हो सकता है, ये 62 टाइम्स कट हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। और 3 से ये 3 बार कट हो रहा है, राइट। अब अगर आप ऐसे कहें 31 है ना, ये 31 से ये 2 टाइम्स और 31 से ये 4 टाइम्स कट हो सकता है और 0.1 आएगा। तो अब आप देखो कि 10 अपॉन में क्या आ रहा है, 12.3, 10 अपॉन में 12.3। तो अगर मैं इसको 100, अगर मैं इसको 10.3 को ऐसे देखूं तो आपके पास जो ये 10/12 आता, तो आपका 0.8 समथिंग से वैल्यू स्टार्ट होगी, 0.82 ऐसे कुछ स्टार्ट होगा ना। तो ये 75 ये आपका नियरेस्ट नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 0.8 है, राइट। ये वाला पार्ट आपका फिर भी आपका 8/9 क्या देता है आपको नियरेस्ट, तो ये 72 8.8 कुछ ऐसे देगा ना। बट ये नियरेस्ट 0.8 ही होगा, क्योंकि 1000 अगर लें और इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1000 ले लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बार, और 96 984 एकदम 8 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। तो 4 मेरे हिसाब से नियरेस्ट वैल्यू आपकी यही आएगी। वैसे दो ये ऑप्शन, यहाँ पर दो ऑप्शन सेम है, बट इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, नियरेस्ट यही आएगा, ये काफी बड़ा हो जाएगा, ये 0.88 चला जाएगा, जबकि ये 0.81 आ रहा है। तो 0.8 को हम नियरेस्ट लेंगे, ठीक है। और हाँ, ये वाला एक करेक्शन कर देते हैं इसमें, मान के चलो इसको अगर मैंने 4.7 लिख दिया, ऐसे कुछ कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाउ मेनी इंस्टीट्यूट how many student at institute P and W are studying at graduate level? एक आंसर आ भी गया है आप लोगों में से किसी का, तो चेक कर लेते हैं। 8636 आया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन P and W आर स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल ये है, और P और W में टोटल मिला के देखो 34 है, 34 है कि नहीं है। तो 254 इंटू 34 करना है, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 आना चाहिए ना, और 6 सभी में लास्ट में है। और अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं तो एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था 20 और 21, 21 और आपका ये कितना हो रहा है, 21 और 12 आपका कितना होता है, 33 हो गया। तो 36 से आपका एंड करना चाहिए, तो 36 से एंड एक ही कर रहा है, तो यही आंसर हो गया। तो मैंने आपको जो वन लाइन मल्टीप्लीकेशन सिखाया है वो बहुत काम की चीज है। उसमें पहला स्टेप आपका यूनिट डिजिट देता है, दूसरा स्टेप 10th प्लेस, दो ही डिजिट देखने से आंसर आ गया ना, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो इसीलिए मैंने वो चीजें सिखाई हैं आपको, क्योंकि डीआई में वो बहुत काम आने वाला पार्ट है। Total number of student studying at postgraduate level from Institute T and V is, पोस्ट ग्रेजुएट आपसे पूछ रहा है टी और वी से, तो टी आपका ये रहा और वी आपका ये रहा, तो 35, 35 कहाँ से, 186, तो 186 इंटू 35 करना है आपने, लास्ट में तो ये जीरो आएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड, ये 40 और आपका 18, 58 हो गया, तो लास्ट में 10 आना चाहिए, 10 एक ही में है, 6510, राइट। तो अब आप देख रहे हो ना कि अगर मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको तो टाइम लगता ना, लेकिन ये 10 सेकंड में ही हो गया, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, यूनिट डिजिट और 10th प्लेस डिजिट से ही हो गया, राइट। तो ऐसे ही आपको ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही था, और हमने अराउंड 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। तो इस सेशन को मैं आपके यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे से बात कर सकते हैं।